तो देखो हम प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पे ताप का प्रभाव पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ हमने काम में लिया है रो बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद हम प्रतिरोध के लिए R बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लिख चुके हैं। यानी 11th क्लास में हम किसी भी धातु का या पदार्थ का प्रसार हमने पढ़ा था, उसमें हमने काम में लिया था लंबाई में प्रसार L बराबर L नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसके अकॉर्डिंग हमने प्रतिरोधकता के लिए और प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला लिखा है R बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक इस फॉर्मूले तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो आगे हमें करना क्या है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो आर नोट है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, प्रारंभिक ताप जिसको हम बोलते हैं। आर यहाँ पे हो जाएगा किसी T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध। और जो डेल्टा टी रहता है यहाँ पे, डेल्टा टी होता है इन दोनों प्रतिरोधों का अंतर, यानी T-0, यानी डेल्टा टी को आप T भी लिख सकते हो। डेल्टा टी रहता है तापांतर, ताप में अंतर। यहाँ हम 0 डिग्री पे और किसी T टेम्परेचर पे ले रहे हैं, यदि दोनों का डिफरेंस ले तो वो आएगा T-0 इक्वल टू T। तो यहाँ से जो डेल्टा टी की जगह हम क्या काम में ले सकते हैं, T भी काम में ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी R बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। यह अल्फा क्या होगा, अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये अल्फा की वैल्यू हो जाती है प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो देखो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें तापांतर वहाँ पे तापांतर होगा T2 माइनस T1, 2 टेम्परेचर मिलेंगे, उसके लिए हमें प्रतिरोध को सोल्व करना पड़ेगा। तो अभी हम देखो कंडीशन लेते हैं कि जिसमें 2 टेम्परेचर पे हमें प्रतिरोध के मान मिलेंगे, उससे हम अल्फा की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना T1 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध R1 तथा T2 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध हम ले लेते हैं R2 है। यानी हमने 2 कंडीशन ले ली। सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आता है तो आपको ये 4 वैल्यू में से कोई भी 3 वैल्यू मिलती है, उससे हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ती है। देखो इस समीकरण के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पे मान रखें तो T1 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध क्या है अंतिम, R1। तो R1 बराबर, देखो R नोट हमें सब में काम में लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कितना है शुरुआत में, T1। ये समीकरण हो जाएगी 1। ऐसे ही T2 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम इक्वेशन बनाएं, R2 बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा T2, ये होगी समीकरण 2। तो अलग अलग 2 टेम्परेचर पे हमने प्रतिरोध के 2 अलग अलग मान निकाले। इन दोनों समीकरण से यदि हम अल्फा का मान निकालना चाहें तो समीकरण 1 में 2 का हम भाग दे सकते हैं। समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2। देखो यहाँ से वैल्यू आएगी R1 अपॉन R2 इक्वल आर नोट 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन आर नोट 1 प्लस अल्फा T2। जैसे आर नोट कॉमन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा R1 1 प्लस अल्फा T2 इक्वल टू R2 1 प्लस अल्फा T1। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा R1 प्लस R1 अल्फा T2 इक्वल टू R2 प्लस
R2 अल्फा T2। तो देखो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अल्फा के जो भी मान है उनको हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, बाकी सबको राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा R1 अल्फा T2 माइनस R2 अल्फा T1 इक्वल टू, यहाँ से इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे R1 को, R2 उधर रहेगा, तो ये मान आ जाएगा R2 माइनस R1। इन दोनों में से अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, अल्फा कॉमन आएगा R1 T2 माइनस R2 T1 इक्वल टू आएगा R2 माइनस R1। तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। तो यहाँ पे प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा की वैल्यू आ जाती है। इस फॉर्मूले के बेस पे हमारी बुक में दो क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, आपको R1 R2 T1 T2 इनके मान मिलेंगे, वहाँ से आपको अल्फा कैलकुलेट करवाएगा एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको अल्फा की वैल्यू देगा, इनमें से कोई 3 वैल्यू देगा, चौथी वैल्यू पूछेगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम आसानी से उन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं और अल्फा का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अल्फा का यदि तुम्हें मात्रक निकालना है तो देखो समीकरण यहाँ पे हमारी जो आई है R बराबर, या फिर हमने एक इक्वेशन निकाली थी R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ से देखो ऊपर प्रतिरोध है, नीचे इन दोनों में प्रतिरोध है 1/T, यानी अल्फा का जो मात्रक आता है वो आता है 1/T या 1/डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से वो मात्रक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करें, R बराबर R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकालें तो देखो अल्फा बराबर आएगा R माइनस R0 अपॉन नीचे आएगा R0 डेल्टा T। ये एक इक्वेशन आ जाता है। यहाँ से आप आसानी से अल्फा को डिफाइन कर सकते हो। ऊपर प्रतिरोध है R माइनस R0, नीचे R0 भी प्रतिरोध है, प्रतिरोध से प्रतिरोध की विमा कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे क्या बचेगा 1/डेल्टा T, यानी यहाँ पे डेल्टा T क्या है, तापांतर। तो हम कह सकते हैं अल्फा का मात्रक, अल्फा का मात्रक आएगा 1/डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको 1/केल्विन भी लिख सकते हो, या डिग्री इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। ये आ जाता है अल्फा का मात्रक। अल्फा को आपको डिफाइन करना है, इसकी परिभाषा देनी है अल्फा की। तो उसके लिए देखो हमारे पास समीकरण है अल्फा बराबर R माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा T। तो यहाँ पे जो R0 की वैल्यू है वो हम ले लेते हैं 1 ओम, और जो डेल्टा T है तापांतर वो भी ले लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखो अल्फा आएगा R माइनस, इसको 1 लिया है, 1 अपॉन नीचे क्या जाएगा 1, यानी R माइनस 1 आ गया। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रतिरोध में अंतर। तो कह सकते हैं किसी पदार्थ के या 1 ओम के पदार्थ का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस होने पर उसका प्रतिरोध ताप गुणांक उन प्रतिरोधों के अंतर के बराबर होता है। इसको आप एक जगह की इसको R0 भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से हम अल्फा को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम के प्रतिरोध का तापांतर यदि 1 डिग्री सेल्सियस हो तो उन दोनों प्रतिरोधों का अंतर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा के इक्वल होता है। अब इस अल्फा का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम बात करिए चालक पदार्थों के लिए, तो चालक पदार्थों के लिए इसका मान धनात्मक होता है। जो हम पढ़ रहे हैं अभी चालक पदार्थों के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, तो चालक पदार्थों के लिए अल्फा का मान
धनात्मक होता है, धनात्मक, ये ध्यान रखना। देखो इसके बाद हम कुचालक पदार्थों के लिए पढ़ेंगे या विद्युत रोधी पदार्थ, उनके लिए भी अल्फा धनात्मक ही रहता है, अल्फा का मान धनात्मक। लेकिन जो सेमीकंडक्टर रहते हैं, अर्धचालक पदार्थ रहते हैं, उनके लिए अल्फा ऋणात्मक रहता है। तो ये पहला केस हो गया था हमारा चालक पदार्थों के लिए। तो नेक्स्ट सेकंड देखते हैं इसमें, कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थों के लिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पे ताप का क्या प्रभाव होगा। विद्युतरोधी पदार्थों पर ताप का प्रभाव, ठीक है। तो देखो सामान्यतः जो विद्युतरोधी पदार्थ है उनके लिए क्या देखा जाता है कि जैसे जैसे उन पदार्थों का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, उनके ताप को बढ़ाया जाता है, ताप को बढ़ाया जाता है, तो उनकी प्रतिरोधकता का मान चरघातांकी रूप से कम होता है। यानी जैसे जैसे हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उनका प्रतिरोध क्या होगा या प्रतिरोधकता क्या होगी, कम, तो प्रतिरोध भी क्या होगा उनके लिए, कम। और जैसे उन पदार्थों के टेम्परेचर को हम कम करें, ताप को कम करें, तो उनकी प्रतिरोधकता लगातार बढ़ती है और प्रतिरोध का मान भी लगातार बढ़ता है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये दोनों कम होंगे, और टेम्परेचर को कम करोगे तो ये दोनों बढ़ेंगे। और एक न्यून ताप पे बात करें, न्यून ताप पर या फिर शून्य ताप पे जो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध है, इनका मान अत्यधिक हो जाता है। ये हम बोले कि चालकता का मान क्या हो जाता है, बहुत कम। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है कि जो भी विद्युतरोधी या कुचालक पदार्थ हैं, उन कुचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पे कम होती है और ताप को कम करने पे बढ़ती है। पेपर में क्वेश्चन ताप बढ़ाने से रिलेटेड ही आता है कि यदि कुचालक पदार्थों के विद्युत प्रतिरोधी पदार्थों का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ेगी या कम होगी, तो प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से क्या होगी, कम। यदि चरघातांकी रूप से कम क्या होगी, तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में ध्यान रखना है। इनके लिए फॉर्मूला आता है रो बराबर रो नोट ई की पावर Eg अपॉन 2kT। इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो अपने 12th स्टैंडर्ड में नहीं है। आप जब बीएससी करोगे वहाँ आपको इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो हम समझ सकते हैं इसके ग्राफ को जब हम करेंगे कि कुचालक पदार्थों का जो टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोधकता है वो चरघातांक के रूप से कम क्यों होती है। तो देखो रो और रो नोट, ये दोनों आप जानते हो। रो नोट है 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोधकता, रो है किसी टी ताप पे प्रतिरोधकता। यहाँ पे देखो एक नई चीज़ है ईजी। ईजी रहती है एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप किन के बीच में है, यह संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में। संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य, चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। तो देखो जैसे हम सेमीकंडक्टर 16वां चैप्टर जब पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, तो उसमें हम ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में कि ये ईजी होता क्या है। प्रत्येक जो पदार्थ है उनकी जो चालन बैंड और संयोजी बैंड रहती हैं, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उनके बीच में एनर्जी गैप, ऊर्जा गैप रहता है जिसका मान निश्चित रहता है प्रत्येक पदार्थ के लिए। तो उसको हम बोलते हैं ईजी। यहाँ पे जो के है वो है वोल्टेज मान नियतांक, वोल्टेज मान नियतांक। इस वोल्टेज मान नियतांक का मान भी हम जानते हैं क्या रहता है, फिक्स। और टी क्या है, तापमान, केल्विन में टी है तापमान। अब यहां देखो Eg और K का मान फिक्स है, तो e की पावर 1/T है, e की पावर 1/T।
इसका मतलब 1/t की वजह से हम उसको t⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, यानी चर घातांकी रूप से यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो 1/t के कारण प्रतिरोधकता है वो चर घातांकी रूप से लगातार क्या होगी, कम। तो यदि इन पदार्थों के लिए हम ग्राफ बनाएं, प्रतिरोधकता रो और ताप T में यदि हम ग्राफ बनाएं, प्रतिरोधकता रो और ताप T में यदि हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ चर घातांकी रूप से लगातार कम होता है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता का मान कम होगा, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो न्यूनतम पे जो प्रतिरोधकता है वो कितनी हो जाती है, अधिकतम। तो ये क्या आता है, इसका ग्राफ। तो आपको ये 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम चालक पदार्थों के लिए भी देखो ग्राफ बना सकते हैं। चालक पदार्थों के लिए हम देखें, चालक पदार्थों के लिए रो व टी के मध्य ग्राफ, तो इसमें 2 कंडीशन देखी जाती है। यदि टेम्परेचर सामान्य है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और टेम्परेचर यदि कम है तो वो भी चर घातांकी रूप से बदलता है। तो देखो दोनों कंडीशन हम देखते हैं। पहले लें सामान्य ताप पर, तो देखो सामान्य ताप पे ग्राफ कैसे आएगा, ये प्रतिरोधकता रो और टेम्परेचर T। हमने अभी इक्वेशन देखी है, इसकी रो बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो जब भी कोई ग्राफ बनता है वो किसी ना किसी समीकरण के अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये एक सरल रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करता है, रो नोट अल्फा डेल्टा T। देखो रो नोट है किसी T 0 डिग्री सेल्सियस ताप, यानी जो ग्राफ है वो 0 डिग्री से स्टार्ट ना होके जो प्रतिरोधकता है उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ मान होगा। क्यों, इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं जब T को हम 0 करेंगे तो भी रो बराबर क्या आ रहा है, रो नोट, यानी जब टेम्परेचर 0 होगा तो भी प्रतिरोधकता का कुछ ना कुछ मान होगा। इसलिए ग्राफ मूल बिंदु से स्टार्ट ना होकर उससे कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। आप सरल रेखा का समीकरण जानते हो, y बराबर mx प्लस सी। तो इसमें c क्या होता है, एक अंतःखंड रहता है, तो यहाँ रो अंतःखंड का रोल अदा कर रहा है। उसके बाद में देखो y बराबर mx, तो यहाँ डेल्टा टी एक्स का रोल अदा कर रहा है, और रो और अल्फा m प्रवणता का रोल अदा कर रहे हैं। तो ये इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी ऐसे। तो ये ग्राफ प्राप्त होता है सामान्य ताप पे चालक पदार्थों के लिए। लेकिन यदि ताप निम्न ताप पे बात करें हम, कम ताप पे, निम्न ताप पर, तो निम्न ताप पे जो इनका ग्राफ मिलता है प्रतिरोधकता और टेम्परेचर में, वो ग्राफ मिलता है चर घातांकी रूप से। यानी जब टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर हम बहुत कम लें तो ये चर घातांकी रूप से बदलता है, जबकि टेम्परेचर सामान्य हो तो ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो चालक पदार्थों के लिए हमें ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। यदि हमसे सामान्य ताप पे पूछा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, और यदि हमें निम्न ताप पे पूछा जाए तो ये चर घातांकी रूप से बदलेगा। इसका कंसेप्ट अभी हम अति चालकता जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये चर घातांकी रूप से कैसे बदलता है। तो ये ग्राफ हो जाता है चालक पदार्थों के मध्य रो टी का ग्राफ। देखो तीसरा आता है हमारा यहाँ पे अर्धचालक पदार्थों पे ताप का प्रभाव, थर्ड कंडीशन। अर्धचालक पदार्थों पे ताप का प्रभाव। पदार्थों पर ताप का प्रभाव। तो देखो अर्धचालक पदार्थों में होता क्या है, जो आवेश वाहक है वो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन व होल।
तो अभी आपने सेमीकंडक्टर अर्धचालक पढ़े नहीं है, तो आप होल को मान सकते हो एक धनावेशित आवेश है। जैसे प्लस और माइनस में धनावेश और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित कण है, ऐसे ही होल धनावेशित कण का काम करता है। अभी के लिए आप ये चीज़ें मान सकते हो। आप 16वें चैप्टर में डिटेल में हम देखेंगे होल वास्तव में होता क्या है। तो जो अर्धचालक पदार्थ है उनमें जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं, आवेश वाहक वो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। अब इन पे देखो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अर्धचालक पदार्थों में हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, ताप का मान बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होलों के मध्य गति बढ़ जाती है। यानी जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होलों के मध्य गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन और होल तेजी से गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन होल तेजी से गति करेंगे तो इनके मध्य जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा, उस विद्युत धारा का मान भी तेजी से बढ़ेगा। तो देखो ध्यान रखना है कि अर्धचालक पदार्थों में जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल के मध्य जो गति है वो गति बढ़ जाती है, यानी वो तेजी से गति करने लगते हैं। और हम जानते हैं आवेश के प्रवाह से ही विद्युत धारा बहती है। जैसे इलेक्ट्रॉन और होल तेजी से गति करेंगे तो वहाँ पे विद्युत धारा का मान भी तेजी से बढ़ेगा, और जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों का मान क्या होगा, तेजी से कम। तो यहाँ भी एक ही चीज़ समझ में आती है, ये इसका जो रिजल्ट है वो एक ही आता है कि अर्धचालक पदार्थों में भी टेम्परेचर ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों का मान क्या होता है, कम होता है। उसका रीजन हम देख चुके हैं किस लिए कम होता है। इसमें यदि हम इस इक्वेशन की बात करें तो सेम कुचालक पदार्थों वाली समीकरण ही यहाँ पे भी काम आती है। रो बराबर रो नोट ई की पावर Eg/2kT। इस समीकरण के अकॉर्डिंग ही चरघातांकी रूप से ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोधकता लगातार कम होगी। तो यदि हम ग्राफ बनाएं इनके लिए, प्रतिरोधकता रो और टेम्परेचर T में, तो चरघातांकी फलन का ग्राफ आता है। E का मान लगातार कम होता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रो लगातार कम होगा। ताप को जैसे जैसे हम कम करेंगे तो प्रतिरोधकता लगातार बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और होल के लिए। अब देखो इनके लिए जो अल्फा का मान है, इन पदार्थों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक रहता है। तो अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है। यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम की जब हम बात करेंगे तो उनके लिए जो अल्फा की वैल्यू देखेंगे वो अल्फा की वैल्यू इनके लिए ऋणात्मक आती है। तो देखो चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ विद्युतरोधी के लिए अल्फा होता है धनात्मक, और अर्धचालक पदार्थों के लिए अल्फा आएगा ऋणात्मक। इसके अलावा जो चालक पदार्थ है उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि कुचालक और अर्धचालक पदार्थों में तापमान को बढ़ाने पे प्रतिरोधकता क्या होती है, कम। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ये हमारा हो जाता है प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पे ताप का प्रभाव। अब यही देखो एक छोटी सी परिभाषा हमारे लिए आती है, अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता। तो देखो इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड पेपर में 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है। अतिचालकता को परिभाषित करो, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है डेफिनेशन इसकी। तो देखो अतिचालकता को समझते हैं कि जो चालक पदार्थ है उन चालक पदार्थों की टेम्परेचर को या ताप को कम करने पर एक निश्चित न्यूनतम ताप पर, एक निश्चित न्यूनतम ताप पर जो प्रतिरोधकता का मान है या फिर जो प्रतिरोध का मान है वो लगभग नगण्य हो जाता है, रो जाती नगण्य, या हम बोले शून्य, तो वो घटना कहलाती है अतिचालकता। यानी ऐसे पदार्थ
जिनमें एक निश्चित न्यूनतम ताप पर प्रतिरोधकता का मान घटकर लगभग शून्य हो जाता है, अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या होगी डेफिनेशन, दोबारा से सुनो। ऐसे चालक पदार्थ या फिर ऐसे पदार्थ जिनमें एक निश्चित न्यूनतम ताप पर प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटकर, प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटकर लगभग शून्य हो जाता है, अतिचालक कहलाते हैं। अब अतिचालक पदार्थों में जो निश्चित न्यूनतम ताप है इसको बोला जाता है क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, टीसी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो क्रांतिक ताप क्या होगा, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाएगा, क्रांतिक ताप। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ अति चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, अति चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप। इसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं, टीसी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित। ठीक। तो होता क्या है कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे ऐसे पदार्थ खोजे जिनके टेम्परेचर को लगातार कम किया गया, तो एक निश्चित न्यूनतम ताप पे उनकी प्रतिरोधकता शून्य हो गई, मतलब उस समय उनकी जो चालकता है वो अधिकतम है। तो ऐसे पदार्थों की सहायता से हम काफ़ी मात्रा में ऊर्जा सेव कर सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोधी, यदि आवेश के मार्ग में कोई प्रतिरोधी नहीं होगा तो बिना रुकावट के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो जो अतिचालक पदार्थ है इनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके देखो उदाहरण की यदि हम बात करें, उदाहरण तो Hg पारा है, जो पारा, ये पारा 4.2 केल्विन ताप पर अति चालकता प्रदर्शित करता है। यानी Hg पारा जो धातु है इसके टेम्परेचर को कम करते करते 4.2 केल्विन कर दिया जाए, बहुत न्यून ताप है, 4.2 केल्विन कर दिया जाए तो ये अति चालकता प्रदर्शित करता है। ऐसे टिन है, ऐसे टिन, तो टिन भी 3.72 केल्विन ताप पे अति चालकता का गुण प्रदर्शित करती है। तो ये ऐसे दो पदार्थ है जिनका टेम्परेचर ही है, यानी जो पारा है वो 4.2 केल्विन पे क्या दर्शाएगा, अति चालकता। टिन है वो 3.72 केल्विन ताप पे क्या दर्शाएगी, अति चालकता। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों में 0.1 से लगभग 10 केल्विन ताप के मध्य विभिन्न पदार्थ हैं जो अति चालकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन देखो ये टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर है, सामान्य कंडीशन में इतना टेम्परेचर अचीव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि इस न्यूनतम ताप को 100 केल्विन तक लाया जाए, जिससे हम आसानी से इसका यूज कर सकें। अब देखो इन अतिचालक पदार्थों का यूज कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग रहता है एक इनका ट्रांसफॉर्मर बनाने में, ट्रांसफॉर्मर बनाने में, ये भी दक्ष ट्रांसफॉर्मर यानी अच्छे कंडीशन के ट्रांसफॉर्मर बनाने में, सुपर कंप्यूटर बनाने में, सुपर कंप्यूटर बनाने में, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जगह इनका यूज लेते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बचाई जाती है, यानी बहुत कम ऊर्जा पे ही हम इनका बहुत अधिक समय तक यूज ले सकते हैं। इनसे जो बनते हैं ट्रांसफॉर्मर वो अधिक दक्ष होते हैं सामान्य ट्रांसफॉर्मर की बदौलत। तो ये हमारा हो जाता है अति चालकता। तो देखो ये हमारा टॉपिक हो गया कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ताप से किस प्रकार प्रभावित होते हैं।
अब हम प्रतिरोध का नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से उनको काम में ले सकते हैं। तो देखो सामान्यतः जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, यानी दो प्रकार का होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखो प्रतिरोधों का संयोजन में दो प्रकार का होगा, एक श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम को हम RS से लिख सकते हैं, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको RP से लिख सकते हैं। ये दोनों पढ़ेंगे हम कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और दूसरा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखो फर्स्ट देखते हैं पहले हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो आपने पढ़ा होगा पहले 10th क्लास में कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध सीधी रेखा में जुड़े हो, यानी उनमें धारा का मान क्या हो, एक समान, तो उन्हें क्या बोला जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो इसको हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हम तीन प्रतिरोध लेते हैं, ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2 और ये प्रतिरोध है R3। तो देखो एक तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपल इसकी स्ट्रक्चर के आधार पे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों में धारा का मान क्या हो, एक समान, यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हैं कि उनमें धारा एक समान है, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये मान लो V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी, इससे इन देखो जैसे ही हम प्रतिरोधों को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे ये परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, और परिपथ कंप्लीट होते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा हमेशा बैटरी के प्लस सिरे से निकलेगी और वापस घूम के माइनस सिरे पे आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी बैटरी काम में लेंगे, बैटरी में दो टर्मिनल होंगे, एक प्लस धनात्मक टर्मिनल और दूसरा माइनस। प्लस से धारा निकलेगी और वापस घूम के माइनस पे आ जाएगी। यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से I धारा जा रही है, कितनी धारा जा रही है, I। तो देखो जब ये धारा आगे जाएगी, यहाँ से I आएगी, इधर I धारा जाएगी, तो केवल यहाँ पे एक ही शाखा है, केवल एक ही शाखा है, तो ये धारा सेम रहेगी या बदल जाएगी, ये सेम रहेगी, क्योंकि आगे कोई ब्रांच ही नहीं है, आगे कोई अलग शाखा है ही नहीं। इसका मतलब यदि दो या दो से अधिक शाखाएं मिल गई ना, तो फिर धारा सेम नहीं रहेंगी, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन भी नहीं होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में एक ही शाखा में धारा समान होनी चाहिए। तो यहाँ से I धारा जा रही है, तो इन तीनों में भी I धारा होगी, और वो I धारा घूम के वापस इस सेल में आ जाएगी, बैटरी में आ जाएगी। अब देखो ये V वोल्ट की बैटरी है, हम ओम का नियम पढ़ते हैं, V बराबर IR, V बराबर IR। यहाँ पे ये V वोल्ट है, यहाँ से I धारा जा रही है, तो इसमें भी धारा कितनी होगी, I, इसमें भी धारा कितनी होगी, I, इसमें भी धारा कितनी होगी, I। यानी तीनों में जो धारा है वो क्या है, कॉमन। तीनों प्रतिरोधों में धारा क्या है, कॉमन। लेकिन तीनों प्रतिरोधों का मान अलग अलग है। जैसे पहले प्रतिरोध के लिए मैं लिखता हूँ V बराबर IR, प्रतिरोध क्या है, R1। यदि इसमें धारा समान है, प्रतिरोध अलग है, तो वोल्टेज भी क्या होगा, अलग। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, V1 बराबर IR1।
यानी हम मान सकते हैं कि इसके सिरों पे जो वोल्टेज है वो कितना है, V1। ऐसे इस प्रतिरोध के लिए यदि हम ओम का नियम लगाएं, V बराबर आई आर, प्रतिरोध कितना है R2, धारा इसमें भी I सेम होगी, तो जब प्रतिरोध अलग है तो वोल्टेज क्या होगा, अलग। यानी इसके सिरों पे हम वोल्टेज क्या मान रहे हैं, V2। ऐसे तीसरे प्रतिरोध के लिए बात करें हम, तो ओम का नियम V बराबर आई आर, प्रतिरोध की वैल्यू कितनी लिए R3, वोल्टेज जब I सेम है प्रतिरोध अलग है तो वोल्टेज भी अलग होगा, इसको 3 मान लेते हैं। तो इसके सिरों पे जो वोल्टेज हमने माना है वो मान लिया V3। यानी यहां से अब एक चीज समझ में आ गई कि श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोधों में जो धारा है वो तो समान होगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या होगा, अलग अलग। तो ये आ गया एक इंपॉर्टेंट चीज की श्रेणी क्रम संयोजन में धारा तो क्या होगी, समान, और वोल्टेज क्या होगा, भिन्न भिन्न। तो कितने भी 4 प्रतिरोध होते तो V1 V2 V3 V4, n होंगे तो V1 V2 V3 V4 डैश 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 Vn, लेकिन सभी प्रतिरोधों में धारा क्या रहेगी, एक समान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है श्रेणी क्रम संयोजन का कि धारा क्या है, एक समान। अब देखो यहाँ वोल्टेज V है और ये V वोल्टेज ही घूम के इन तीनों में जा रहा है। यानी मान लो ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट में से इसने काम में ले लिया 6 वोल्ट, इसने काम में ले लिया 4 वोल्ट, इसने काम में ले लिया 2 वोल्ट। तो ये तीनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे, इस V के इक्वल, यानी इन तीनों का योग इस V के इक्वल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, यदि हम इस V को V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल कर दें तो यहां से हम आसानी से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहां पे होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 वोल्टेज का। अब इन तीनों प्रतिरोधों को मिला के हम एक तुल्य प्रतिरोध ले लेते हैं। ये मान लो तुल्य प्रतिरोध है, ये श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो इसको नाम दे देंगे हम RS, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके सिरों पे देखो वोल्टेज V है, तो इस प्रतिरोध के सिरों पे भी वोल्टेज क्या होगा, V। इसमें धारा कितनी जाएगी, I। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, V बराबर I और प्रतिरोध कितना माना है, RS। जहां जो RS है ये RS कहलाता है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। अब देखो RS क्या होगा, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम कैसे डिफाइन करें, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो हमें देखो ध्यान रखना है कि तुल्य प्रतिरोध एक वह प्रतिरोध है जिसमें वोल्टेज यानी विभवांतर और धारा का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी शुरुआत में V वोल्ट I धारा है तो तुल्य प्रतिरोध में भी V वोल्ट और I धारा ही होगी। इसका मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसमें वोल्टेज और धारा का मान अपरिवर्तित रहता है क्या कहलाएगा, तुल्य प्रतिरोध। इसको देखो सोल्व कर सकते हैं हम। V का मान यहाँ से क्या आएगा, इसको समीकरण हम दे देंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 में रखें, देखो V का मान IRS इक्वल टू V1 का मान यहाँ से क्या आएगा IR1 प्लस V2 का मान क्या आएगा IR2 प्लस V3 का मान यहाँ से क्या आएगा, समीकरण 1 में पुट करें IR3। तो यहाँ से देखो I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RS इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ जाता है हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान। इसका मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के सिंपल बीजगणितीय योग के बराबर होगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे यदि अधिक को 4 प्रतिरोध हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल सी चीज़ हमारे पास निकल आ जाती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब इसमें 2 कंडीशन हो रहे हैं, वो हम एक बार और देख लेते हैं। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है
वो सभी प्रतिरोधों के योग से अधिक आएगा, यानी वो R1 से भी बड़ा होगा, वो R2 से भी बड़ा होगा, वो R3 से भी बड़ा होगा। यानी तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग से अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, 6 ओम है, तो 6 और 4 10 और 2 12, तो ये सबसे बड़ा होगा। R1 से भी अधिक, R2 से भी अधिक, R3 से भी अधिक। इसके अलावा यदि हम शक्ति व्यय देखें, श्रेणी क्रम संयोजन में शक्ति व्यय, तो शक्ति व्यय फॉर्मूला हम जानते हैं, P बराबर I² R काम में लेंगे हम, क्योंकि यह धारा क्या है, समान, और यदि I यहाँ पे इक्वल है, I समान है, तो हम कह सकते हैं P समानुपाती R। मतलब जिस परिपथ में प्रतिरोध का मान अधिक होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में उस परिपथ में शक्ति व्यय भी अधिक होगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो हमें ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जिस प्रतिरोध में या जिस परिपथ में प्रतिरोध का मान अधिक होगा, उसमें शक्ति व्यय भी क्या होता है, अधिक। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन।